अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और उसमें हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक हार्मोनिक सीक्वेंस की दो टर्म्स आपको गिवन है। फोर्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस जो है वो 2/13 है, एंड सेवंथ टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस जो है वो 2/25 है। आपने इन दोनों टर्म्स को यूज करते हुए पूरी जो हार्मोनिक सीक्वेंस है जिसकी दोनों टर्म्स A4 एंड A7 आपको बताई गई हैं, आपने ये पूरी सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है इन दोनों टर्म्स को यूज करते हुए। ठीक हो गया। अच्छा, अब चूंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये हार्मोनिक सीक्वेंस में हैं, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेना, लेट्स से अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, तो ये जो A4 का रेसिप्रोकल लूंगा तो आ जाएगा आपके पास 13/2। और सेवंथ टर्म का, अब देखिए मैंने अभी आपको कहा उससे पिछले लेक्चर में कि A4 बेसिकली टर्म को रिप्रेजेंट करे, उस टर्म की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना। ये A4 जस्ट उसका नाम है, इसको आपने उसी तरह से यूज करना है। ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 25/2। ठीक है। अब ये जो दो टर्म्स है ना, ये किस में होंगी, अब ये अरिथमेटिक में हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन होती है तो उसका रेसिप्रोकल जब लेते हैं तो वो जो टर्म्स बनती हैं वो क्या बनती हैं, हार्मोनिक अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स बनती हैं। ठीक हो गया। सो A4 जो है वो अभी हमने कहा कि वो 13/2 है, एंड देन हमारे पास क्या है A7 जो कि इक्वल आ रही है 25/2 को। ठीक है। सो हम बेसिकली अब क्या करेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस पे काम करेंगे, इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे। जब nth टर्म आ जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो उसकी जगह क्या होगा, हार्मोनिक सीक्वेंस की nth टर्म हो जाएगी, और उस nth टर्म के थ्रू आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, आप लिखोगे कि एस जो nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है वो इक्वल आती है A1 प्लस n-1 डी के इक्वल होती है। ठीक है, मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छा, मेरे पास अब फोर्थ नंबर की टर्म गिवन है एंड 7 नंबर की टर्म गिवन है। ठीक है, तो मैं 4 को यूज करूंगा और 7 को यूज करूंगा, वहां से दो इक्वेशंस आएंगी, उनको आपस में सॉल्व करेंगे तो A1 भी आ जाएगा एंड D भी आ जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगी, उसकी nth टर्म आ जाएगी। ठीक है। सो अब पहले 4 को यूज करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस nth टर्म में n की जगह आपने 4 पुट करना है। पुट n इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, A4 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 4-1 D आ जाएगा। सो A4 आपके पास आएगा A1 प्लस 3D, और A4 किसकी इक्वल है स्टूडेंट, 13/2 के। सो 13/2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3D आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप A से रिप्रेजेंट कर लें। सही हो गया। तो ये आपके पास आ गया। उसी तरह अब 7 टर्म को यूज करेंगे, तो उसके लिए आपने लिखना है पुट n इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो उसकी जगह आप पुट करें तो क्या आ जाएगा, A7 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 7-1 D आ जाएगा। सो A7 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 6D आ जाएगा। A7 की वैल्यू स्टूडेंट आपको पता है 25/2 और A1 प्लस 6D, और इसको आप B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गई हैं, दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सो इजीली हमारे पास A1 और D वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपने क्या लिखना है कि सब्ट्रैक्टिंग B फ्रॉम A। ठीक है। तो A जो इक्वेशन थी ना, वो हमारे पास क्या थी, वो इक्वेशन थी A1 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 13/2, एंड और जो 7 थी वो आपके पास क्या थी, A1 प्लस 6D इज इक्वल्स टू 25/2। ठीक है। और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3D माइनस 6D स्टूडेंट आपको पता है किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -3D के। ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास -3D, और यहाँ से अगर आप देखें तो 13/2 -25/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो -3D इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 2, 13 - 25।
सो यहाँ से आ जाएगा -3d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 3d इज इक्वल्स टू 13 माइनस 25 स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास -12, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास -12 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करें ना तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। सो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3d आएगा बेसिकली, यहाँ से 3d इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ से अगर आप d की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इस d की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो वहां से आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स से मैं उसको a में पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो आप लिखोगे पुट वैल्यू क्या है d इज इक्वल्स टू 2, पुट d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर a, और इक्वेशन नंबर a हमारे पास इक्वल थी 13/2, 13/2 is equals to a1 प्लस 3d की इक्वल थी। अच्छा, उसके बाद 13/2 is equals to a1 प्लस 3d की वैल्यू क्या आ गई 2। 13/2 is equals to a1 प्लस 6 आ जाएगा, 13/2 माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ से a1 निकालेंगे आप। सो a1 आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2, 13 माइनस 12, तो यहाँ से स्टूडेंट जो a1 है आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सो a1 इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने d भी फाइंड कर लिया और आपने a1 भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। सो आपको पता है कि एज an किसकी इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1d है। तो अगर मैं अब इसमें n की जगह 2 पुट कर दूं, पुट n2, तो a2 क्या आ जाएगा a1 प्लस 2 माइनस 1d। तो a1 आपके पास क्या है स्टूडेंट, a1 आया 1/2, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 2 माइनस 1d की वैल्यू क्या थी, d स्टूडेंट हमारे पास था 2। तो यहाँ अगर आप 2 की वैल्यू पुट कर दें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। सो a2 क्या आ जाएगा 5/2। तो ये टर्म बेसिकली किसकी है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की है। तो अगर मैं हार्मोनिक सीक्वेंसेस पे लिखूंगा तो इसका रेसिप्रोकल लूंगा, ठीक है। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस बेसिकली क्या है, 1/2 है ना। आपने 1/2 का रेसिप्रोकल a1 क्या आया था 1/2, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा 2/1। अब ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस का जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म्स आती हैं। 5/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/5, और इस तरह ये कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ कि दो डिफरेंट टर्म्स गिवन थी, हमने उन टर्म्स को यूज करते हुए हार्मोनिक पूरी जो सीक्वेंस थी वो ड्रॉ कर ली। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।